हाँ जी, आवाज आ रही है सबको? वेरी गुड आफ्टरनून दीपांशु, नमन। ओके, किस चीज को आवाज आ रही है? फटाफट मेरे को बताओ कमेंट करके। लो है सर? नहीं, लो तो नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड आफ्टरनून। ओके सर, नया रजिस्टर लगाना है क्या? बिल्कुल नया रजिस्टर लगाना है। अभी नया टॉपिक तो नया रजिस्टर लगाओगे ना? हाँ, नया रजिस्टर लगाना है बिल्कुल आपने। वेरी गुड आफ्टरनून नन्या, स्वास्तिक। सर आ रही होगी, ओके। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे आपको पता है केवीवाई का बैच है, और इसके लिए आपको थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी होगी। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि होता क्या है। स्टार्टिंग में काफी सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं बैच को, और जैसे आप देख रहे होंगे कि काफी सारे बच्चे भी हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले आपने अपना देखना है कि अगर आपका जो टॉपिक आप रेगुलर कर रहे हो, जो भी टॉपिक आपका वीक में चलेंगे, अब आपको पता है कि क्लासेस आपकी ऑफलाइन हो जाएंगी, तो जो भी आपके टॉपिक चल रहे हैं साथ में मैम करा रहे हैं, सर करा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको ये टॉपिक भी करना है, मतलब आपको एक्स्ट्रा करना है। मतलब वो टॉपिक तो करने ही करने हैं, ये टॉपिक भी आपको करना है साथ में, ठीक है। अगर वो टॉपिक आपके अच्छे से चल रहे हैं तभी आपने ये टॉपिक करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, उनका वो भी ठीक नहीं चल रहा और ये भी वो कर लेते हैं साथ में स्टार्ट, तो फिर क्या हो जाएगा, उनको बहुत होश हो जाएगा, उनको समझ ही नहीं आएगा यार हम क्या पढ़े। हम केवीपाई का पढ़े, हम मैम पढ़ा रहे हैं वो पढ़े, सर पढ़ा रही है वो पढ़े। क्योंकि देखो केमिस्ट्री में आपके 3 टॉपिक स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है कि जो टॉपिक आपके चल रहे हैं ऑलरेडी क्लास में वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है, बट आपने प्रायोरिटी उसको देनी है। अगर वो सही चल रहे हैं तो उसके बाद आपने इसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। मतलब वो प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। अगर प्राइमरी सही नहीं है तो सेकेंडरी पे नहीं जाना। अगर प्राइमरी सही नहीं है तो सेकेंडरी पे नहीं जाना। बात समझ आई? किस चीज को बात समझ आई है? अगर प्राइमरी ओके है, आपको लगता है कि चलो ठीक है हम बेटर कर लेंगे, कोई बात नहीं, 5-7% देखो, चाहे कोई बच्चा टॉपर भी है, जिस बच्चे ने टॉप किया है उसको भी रहता है कि यार मेरा पेपर ज्यादा अच्छा नहीं हो तो और अच्छा मैं कर सकता था, चलो वो एक ठीक है बात। आपके अच्छे खासे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, आपका सही सही चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप श्योर हो तभी आपने ये करना है, ओके। चलो भाई, सर पीसीबी दोनों, हाँ भाई ये आपको पता है कि पेपर सिर्फ एक ही आता है। ऐसा नहीं होता कि मेडिकल वाला अलग पेपर बन रहा है या नॉन मेडिकल वाला अलग पेपर बन रहा है, अलग नहीं होता। आपको इसके अंदर मैथ्स वाले हैं, थोड़ी बहुत बायो भी पढ़नी पड़ती है, और जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा बहुत मैथ्स भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर एक ही आता है, मैं सोचना कि पेपर 2 आएंगे, चलो मेडिकल का लगाएगा हमने नॉन मेडिकल, ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई सीन नहीं है भाई। सीन सिंपल ही है, एक ही पेपर है, एक ही सब कुछ है। और आपको मैथ्स वालों को थोड़ी बहुत बायो पढ़नी पड़ती है और बायो वालों को भी थोड़ा बहुत मैथ्स पढ़ना पड़ता है उसके अंदर। पहले ये बात क्लियर हो जाए आपकी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको बहुत हाई लेवल का बायो वालों को मैथ्स पढ़ना पड़ेगा तभी क्लियर होगा, नहीं भी ऐसा भी नहीं है। या फिर जो आपके मैथ्स वाले उनको बहुत ज्यादा बायो पढ़नी पड़ेगी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आप 11th में हो और 11th का केवी दे रहे हो, तो 11th में पता है आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। 12th का हार्डली कोई क्वेश्चन आता है उसके अंदर, और पेपर भी सही होता है भाई। तो अगर आपने 11th आपके अच्छे से चल रही है, सही से आपने टॉपिक किए हैं स्टार्ट, सारे आपने प्रैक्टिस किए हैं, मॉड्यूल 2-2 बार 3-3 बार आपने किए हैं, डीपीपी कर रहे हो, टेस्ट को बार बार कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता केवी से। बताओ भी, ये बात क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ, इससे रिलेटेड, केवी से रिलेटेड कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की क्लास है, कई बच्चे मेरे को जानते होंगे, मेरा नाम विशाल है। आज हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, जीओसी पढ़ेंगे। पेपर पैटर्न बता देंगे आपको, पेपर आपको जब टेस्ट लेंगे तो टेस्ट में बता देंगे, पेपर पैटर्न आप मिल जाएगा। पेपर पैटर्न की ज्यादा मत सोचो, पेपर पैटर्न में कुछ रखा मेन होता है कि आपको क्या आना है क्या नहीं आना, तो पैटर्न जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हमें देना है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, सर आज नॉन मेडिकल वालों को बायो की क्लास अटेंड करनी है? बिल्कुल अटेंड करनी है भाई, क्यों नहीं अटेंड करनी है, बिल्कुल अटेंड करनी है, ठीक है। अच्छा चलो भाई, एक बात इसके अंदर, चलो केमिस्ट्री भी आते हैं बिल्कुल। सर आज नॉन मेडिकल, हाँ ठीक है। अच्छा चलो भाई, देखो एक बात, सर आपको ऑर्गेनिक करा रहे हैं, सर आपको आई थिंक सभी बैचेज में सर ने ऑर्गेनिक करा दिया। मेरे को ये बताओ किस किस बैच में आईयू पैक हो गया है? शिखर में हो गया, शिखर मैड, शिखर नॉन मैड में कंप्लीट है, कंप्लीट है ना सर, आइसोमेरिज्म करा रहे हैं आई थिंक, हाँ उसमें कंप्लीट हो गया, चलो बढ़िया बात है, ये चल रहा है। अच्छा मैनन में उनमें चल रहा है,
मैंने उसमें आईयूपैक चल रहा है आपका, ओके चल रहा है सर, चल रहा है नाइडो बैच में भी चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। अनसैचुरेटेड कंपाउंड, ओके। हाँ अब मेरे को ये बताओ शिखर के अंदर, मेरे को ये बताओ शिखर के अंदर केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है या कितना हो गया, मेरे को एक बार टॉपिक का नाम बता दो, यहाँ तक हो गया है तो उसी टाइप से उतना ही मैं आपको बताऊंगा। हाँ जी, कितना हो गया भाई, केमिकल बॉन्डिंग कितना हो गया शिखर में, टिल फॉर्मल चार्ज ओवरलैपिंग, ओके बीबीटी होगा लुईस स्ट्रक्चर, चलो ओके ओवरलैपिंग तक हो गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत ना केमिकल बॉन्डिंग का यूज होगा, केमिकल बॉन्डिंग आएगा। अच्छा ये बताओ आपने पीरियोडिसिटी कर लिया, पीरियोडिसिटी 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 थोड़ा बहुत कर लिया आपने, ठीक है। उन्होंने नहीं किया, मैनन वालों ने नहीं किया, मैनन वालों का भी स्टार्ट होगा पीरियोडिसिटी, ठीक है ना। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो भाई जो आपकी ऑर्गेनिक है 11th की ऑर्गेनिक, 11th की ऑर्गेनिक को जो देखो ऑर्गेनिक के बेस पे ना बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं केवी के अंदर, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है भाई, ठीक है। 11th के ऑर्गेनिक को जो हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हम टॉपिक करते हैं आईयूपैक, फिर हम करते हैं आईयूपैक के बाद क्या करते हैं हम यहाँ पे आइसोमेरिज्म, शिखर में चल रहा है ये, ठीक है। उसके बाद फिर हम पढ़ते हैं जीओसी, जीओसी क्या है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, यहाँ पढ़ते हैं फिर हमें जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ये ऑर्गेनिक है 11th की, ये आपकी पूरी की पूरी ऑर्गेनिक 11th की। आईयूपैक सर करा रहे हैं, कई बैच में हो भी चुका है, आइसोमेरिज्म कुछ बैच में चल रहा है, कुछ बैच में भी स्टार्ट होगा, ठीक है। ये मैं कराऊंगा जीओसी, ये जो पोर्शन है जीओसी वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मतलब इवन मैं बताऊं ना आपको, क्या बताऊं मैं आपको, हाइड्रोकार्बन एक चैप्टर है, इसके अलावा 4 चैप्टर आते हैं उसमें 12th के, उसमें मतलब 5 चैप्टर, जीओसी के बाद ऑर्गेनिक के एक चैप्टर होगा हाइड्रोकार्बन जो आता है 11th में, ठीक है। 4 चैप्टर और होते हैं जो जिसमें रिएक्शंस आती हैं, जिसमें रिएक्शन से आईयूपैक में रिएक्शन नहीं है, आइसोमेरिज्म में रिएक्शन नहीं है, जीओसी में रिएक्शन नहीं है, हाइड्रोकार्बन में रिएक्शंस हैं, और 4 चैप्टर हैं आपके 12th के जिसके अंदर रिएक्शंस हैं, तो टोटल 4 और 1 5, कितने चैप्टर हो गए, 5 चैप्टर हो गए। ये जो 5 चैप्टर है ना भाई आपकी ऑर्गेनिक, मेन ऑर्गेनिक, कोर ऑर्गेनिक बोलते हैं इसको, कोर जिसमें रिएक्शंस आती हैं ऑर्गेनिक में, ठीक है ना, वो ना इसके बिना होते ही नहीं भाई, जीओसी के बिना आप ना सिंगल एक चैप्टर नहीं कर पाओगे, मतलब ये कहते हैं कि हाँ ये, और शिवानी ये 11th के टॉपिक है, 11th लिखे ना, 11th ऑर्गेनिक जो 5 चैप्टर है ना, 5 मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसके बिना कोई एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं हो सकता। और वो जो है ना, वो जो 5 चैप्टर का जो बेस है, बेस है जीओसी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेस जीओसी। अगर बेस क्लियर हो गया ना भैया, हम कुछ काम कर रहे हैं, अगर जो हमारी जो नींव है अगर वही सही होगी तो क्या होगा, हम बढ़िया कर पाएंगे, बढ़िया घर बना पाएंगे, तो वही सीन है। तो जो बेस है वो क्या है, ऑर्गेनिक है, हर चैप्टर का ऑर्गेनिक है, चैप्टर का बेस ऑर्गेनिक है। अगर बच्चे ने जीओसी सही से कर लेना तो उसको किसी भी चैप्टर में ऑर्गेनिक में कोई भी प्रॉब्लम आएगी नहीं, और इसको हम आज स्टार्ट करेंगे जीओसी की, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, तो फटाफट हेडिंग डाल लो जीओसी। हाँ जी क्लियर है सबको, यस और नो, फटाफट स्माइली सेंड करके मेरे को बताओ। चलो भी, अच्छा आपके आज भी क्लास होगी, आपके कल भी क्लास होगी, 2 क्लास होंगी, ऐसे ही करेंगे, वीक में 2 क्लास होने वाली है, वीकेंड पे सैटरडे और संडे। आपको मैं एक डीपीपी दिया करूंगा दोनों क्लास के बेस पे, कल आपको मैं डीपीपी सेंड कर दूंगा, उसको आपने करना, बस आपने केवीपाई में ज्यादा नहीं करना, 2 क्लास अटेंड करनी है, साथ में डीपीपी करनी है बस, बाकी जो भी करना है वो मैं आपको बताता रहूंगा क्या करना है, ठीक है। इसके अलावा ज्यादा नहीं करना, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो फटाफट हेडिंग डालो भी जीओसी, सबसे इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक, इसके बिना कुछ, ऑर्गेनिक का बेस है ये ऑर्गेनिक। केवी पाएगी सर क्लास ऑनलाइन ही लगा करेंगे ऑफलाइन, देखो भी क्लास जो आगे से होनी है ना हाइब्रिड होनी है, हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन भी ऐसे सामने क्लासरूम खाली पड़ी है यार, तो आगे बच्चे बैठ सकते हैं,
जिसको घर से लगानी है वो घर से लगाएगा, संडे आएगा यार मैं नहीं जा रहा तो घर से लगाओ, जिसको लगानी है यहाँ पे आके बैठ जाना आगे से, ठीक है। तो दोनों हाइब्रिड चलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। चलो मैं देखो जीओसी जो है आपका जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके अंदर ना बहुत सारे टॉपिक पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत बढ़िया टॉपिक है, मतलब इंटरेस्टिंग भी है वो टॉपिक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल बोरिंग लगेगी। ऑर्गेनिक बोरिंग नहीं है, ऑर्गेनिक बढ़िया है ऑर्गेनिक, ठीक है। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ठीक है। सर केवीपाई नीट दोनों की जीओसी आज ही, केवीपाई नीट क्या होता है सर, जितेंद्र सर स्टार्ट करवाएंगे। हाँ ऐसे एक बात और मैं बता रहा हूँ आपको, देखो हमारा क्या होता है ना, कई बार जैसे आपका केवीपाई नवंबर में है, ये बढ़िया क्वेश्चन पूछा जिसका भी नाम है, हाँ ये हेडिंग है टॉपिक की। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूँ भाई, जैसे मैं आपको करा रहा हूँ जीओसी, नो डाउट जितेंद्र सर भी कराएंगे, ठीक है, या जिन बैचेस में मैं पढ़ाऊंगा आगे तो मैं भी कराऊंगा आपको। जीओसी रेगुलर क्लास में भी होगी, यहाँ पे भी होगी। मेरा कराने का यहाँ पे मोटिव क्या है, मेरा जीओसी कराना मोटिव नहीं है, मेरा कराना मोटिव है हाइड्रोकार्बन, कि आपको केवीपाई तक हाइड्रोकार्बन में कंप्लीट करा दूं, क्योंकि ना कई बार सिलेबस कंप्लीट नहीं होता और बच्चे के क्वेश्चंस रह जाते हैं क्योंकि उसके टॉपिक नहीं हो रहे होते। तो इसलिए जीओसी स्टार्ट किया है, जीओसी में मेन टॉपिक्स बताऊंगा मैं आपको, और फिर हाइड्रोकार्बन पे आ जाएंगे। मेन है हमारा हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन को हमें अच्छे से करना है, ठीक है, ये तो मेन है ही है, ये भी मैं कराऊंगा। इस जो हाइड्रोकार्बन में यूज होगा ना वो मैं आपको जीओसी में बताऊंगा, ठीक है। तो जितेंद्र सर भी कराएंगे। चलो अभी अब स्टार्ट करेंगे टॉपिक को अच्छे से, ठीक है अभी। चलो देखो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होता है भाई, देखो आप मेरे को एक चीज बताओ, जैसे हम हाइड्रोजन बनाते हैं H2, हम हाइड्रोजन बनाते हैं H2, H2 के बीच में क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में बनाया होगा, H2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर, कि H और H के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, H और H के बीच में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है बाकी ओके। अब देखो हमें पता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड, अब ये थोड़ा है कि बॉन्ड का मतलब है कोई यहाँ पे डंडा लगा दिया, ऐसा नहीं होता भाई। क्या होता है बीच में, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ना रिवॉल्व करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं वहां पे, इलेक्ट्रॉन रहते हैं वहां पे, ठीक है। एक तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। अब क्योंकि ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, भाई आपने क्या कर दिया, जैसे अब खींचते हैं रस्सी खींचते हैं, एक इधर से खींच रहे हैं एक इधर से खींच रहा है, तो दोनों ही सेम पावर से खींच रहे हैं, तो कहां पे होएगी भी बताओ, कहां पे जाएगी, कहीं भी नहीं जाएगी, जाएगी या नहीं जाएगी बताओ। मान लो एक तरफ से उधर से कोई रस्सी खींच रहा है, एक तरफ से इधर से खींच रहा है, पता नहीं उस गेम को क्या बोलते हैं, क्या नाम है उस गेम का, टग ऑफ वॉर, अच्छा ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है भाई, अगर दोनों ही सेम पावरफुल हैं, ठीक है, तो कहां जाएंगे, कहीं भी नहीं जाएंगे, वहीं के वहीं रहेंगे। तो इस केस में वही होता है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन है तो इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे, मतलब 50% इसके पास कंट्रीब्यूट करेंगे, 50% इसके पास कंट्रीब्यूट करेंगे। वे दोनों जब सेम ही है तो 50-50 तो करेंगे। ये बात सही है, यस और नो फटाफट बताओ। यस सिंपल सी बात है तो, ठीक है। पर अगर मैं चेंज कर दूं, यहाँ पे चेंज क्या कर दिया, चेंज कर दिया, अगर हम यहाँ पर कोई एक ऐसा दूसरा आइटम जाए, मतलब एक कोई कम पावरफुल एक कोई ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, तो और इलेक्ट्रॉन है दो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अब मेरे को बताओ कौन ज्यादा पावरफुल होगा, वो कौन बताएगा, वो बताएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब कई बच्चों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है या नहीं पढ़ा मेरे को बताओ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसने कंसेप्ट पढ़ा है, किसने नहीं पढ़ा, किसने नहीं पढ़ा, सबने पढ़ा है, फिर तो ठीक है सबने पढ़ा है तो चलो फिर। अब आपको पता है कि यहाँ पे Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, Cl ज्यादा पावरफुल है तो अपने पास खींच लेगा वो, ठीक है। तो फिर अब जो इलेक्ट्रॉन है पहले तो 50-50 थे H2 केस में, अब यहाँ पे 50-50 रहेंगे नहीं, यहाँ पे क्या होगा, Cl के पास जो इलेक्ट्रॉन है ना वो ज्यादा टाइम बिताएंगे, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना, क्लोरीन ज्यादा पावरफुल है, वो चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहे, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच के रखेगा। अपने पास खींच के रखने का मतलब है कि मैं राउंड फिगर मान रहा हूँ, ऐसे मान लो कि 70% इसके पास रहेंगे और 30% क्या रहेंगे, इसके पास रहेंगे। क्या ये बात सही है या नहीं सही है बताओ, मतलब ये 70-30 नहीं है, मतलब एक तरह से मैंने आइडिया दिया कि मोर देन 50 उसके पास तो लेस देन 50 इसके पास रहेगा।
बताओ ये बात सही है नहीं सही, यस और नो? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो उससे होगा क्या? बिल्कुल होगा, उससे फर्क पड़ा है। क्या फर्क पड़ा उससे? उससे ये फर्क पड़ा है कि अगर क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम बिता रहा है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, मान लो अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो मैं आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आ रहा है आपके पास, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी आपके पास आ रहा है ऑब्वियसली। तो क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। बताओ भाई, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो समझो हम आगे चल सकते हैं। सिंपल है बात ही, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब मैं आपके बच्चे सर पार्शियल क्यों लिखा? भाई कंप्लीट इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना गया है, हल्का सा गया, हल्का सा गया वहां पे, ठीक है ना, चीना सा गया है। तो पार्शियल नेगेटिव वहां पे, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, ठीक है। हाँ, ये साइन पार्शियल है, मतलब कम है, 1 से तो कम ही ऑब्वियसली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट हुई है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन हल्का सा क्या हुआ? शिफ्ट हुआ। तो वही हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट ये बेसिक था इस टॉपिक के लिए। बताओ भी क्लियर है? तो ये था इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, ये बिल्कुल सिंपल था। आगे हम इसकी टाइप वगैरह पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, तो 2-3 दिन यही चलेगा, ठीक है। अच्छा देखो भी, अब ये तो सिंपल सी बात हम पढ़ते हैं, पीरियोडिसिटी में पढ़ी होगी आपने, थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग में तो यही चलता सारा कुछ, ठीक है। पेपर पैटर्न बता देंगे अभी हर्षवर्धन ना, पेपर पैटर्न आपको बता देंगे। इलेक्ट्रॉन जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो आपका 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है परमानेंट, परमानेंट मतलब भी एक बार इलेक्ट्रॉन चले गए तो वही रहेंगे, मतलब डिस्प्लेस एक बार हो गए तो हो गए, परमानेंट। और एक होता है टेम्परेरी, एक क्या होता है? टेम्परेरी होता है। एक परमानेंट होता है और एक क्या होता है? टेम्परेरी होता है, ठीक है। अब आपको पता है कि कई चीजें परमानेंट होती है, कई चीजें टेम्परेरी है, ठीक है। वैसे कोई भी चीज परमानेंट है ही नहीं। अच्छा, एक परमानेंट है, क्या है? टेम्परेरी है। जो परमानेंट है वो हम फर्दर 3 पार्ट का करते हैं। जो परमानेंट अभी वो हम फर्दर 3 पार्ट का करते हैं, 3 टाइप का होता है हमारा वो। एक होता है हमारा सबसे पहले इंडक्टिव, एक होता है उसके बाद सेकंड नंबर में पढ़ेंगे रेजोनेंस, या फिर उसी को बोला जाता है मेसोमेरिक, और तीसरे नंबर में हम पढ़ेंगे उसको हाइपर कॉन्जुगेशन। जो परमानेंट होता है वो 3 टाइप का होता है, इंडक्टिव, मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस, और तीसरा आ गया हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है बात। जो टेम्परेरी है, जैसे नाम इसका टेम्परेरी है, तो हम इसको इंपॉर्टेंस देते ही नहीं बिल्कुल भी, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही नहीं। लिखवाऊंगा, थोड़ा सा लिखवा दूंगा, बस काम हो जाएगा। इसको लिखना इलेक्ट्रोमेरिक, इलेक्ट्रोमेरिक, ठीक है भाई। फटाफट नोट करो इसको, इसके अंदर और बातें मैं आपको बताता हूँ। इलेक्ट्रोमेरिक देखो, इसलिए ना केवीपाई में अलग कुछ नहीं करा रहा मैं, कि आप सोचो कि मैं अलग कुछ टॉपिक कराऊंगा, 12th का टॉपिक उठाऊंगा, क्योंकि जो आपके 11th है वही कराना बेस्ट है, पेपर 11th के ऊपर ही आता है, ठीक है। रिपीट करता हूँ, मैं भी रिपीट करूंगा निशा, पहले इसको नोट कर लो। सर भी कराएंगे ये जिन जिन टॉपिक्स में, जिन क्लासेस में सर करा रहे हैं, ठीक है। सर एनसीईआरटी भी रीड करनी है, हाँ इसकी एनसीईआरटी रीड कर लेना, मैं बता दूंगा कितने रीड करना, नोट, ठीक है। अच्छा देखो भाई, पहले मेरे को ये बताओ, अगर वैसे कहीं ने पढ़ा है ये केमिकल बॉन्डिंग में, कहीं नहीं पढ़ा, पहले बात समझो मेरी। मान लो कि जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, देखो किन्हीं 2 एटम के बीच बॉन्ड बनता है ना, किन्हीं 2, कोई सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। जो पहला बॉन्ड होता है, पहला बॉन्ड, उसको क्या बोलते हो? सिग्मा बॉन्ड। जो फर्स्ट बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हो? सिग्मा बॉन्ड, पता ही है। तो दूसरे बॉन्ड को क्या बोलते हो? सेकंड को पाई बॉन्ड, सेकंड को क्या बोलते हो? पाई। थर्ड को क्या बोलते हो? थर्ड को भी पाई बोलते हो। फोर्थ को क्या बोलते हो? फोर्थ को देखते हैं, फोर्थ वाला कौन बताता है? फोर्थ को, अरे वाह, चेष्टा ने बता दिया, वेरी गुड। विशेष ने बताया, फोर्थ को बोलते हैं डेल्टा बॉन्ड। अच्छा, फिफ्थ को क्या बोलते हैं? फिफ्थ को, और सर फिफ्थ बनता भी है या नहीं बनता? बताओ, फिफ्थ बनता है नहीं बनता? 5 है ही नहीं बनता भी, ऐसे नहीं कि नहीं बनता। देखो एक कंपाउंड कुछ टाइम पहले ही डिस्कवर हुआ था, क्रोमियम का कंपाउंड था वो, क्रोमियम का।
तो उसके अंदर एक मतलब उसके सिर्फ एक ही कंपाउंड ऐसा जिसके अंदर 5 बॉन्ड बने हैं, 5, वैसे तो 4 ही बनते हैं। हम जो एग्जांपल्स करते हैं वैसे तो हमारे सिलेबस में 3 ही है यार, सही बताऊं तो हायर स्टडी करते हैं तब आता है 4th भी, और एक कंपाउंड ऐसा है जिसके अंदर 5 बनते हैं, तो पांचवे का नाम भी डेल्टा ही रखा गया है। पांचवे का नाम भी क्या रखा गया है? डेल्टा ही रखा गया है। ठीक है, वैसे 4 ही बनता है पर एक कंपाउंड डिस्कवर हो चुका है क्रोमियम का जिसमें 5 बनते हैं। इतनी बात पता है भी सबको? सिग्मा पाई पाई डेल्टा डेल्टा, इतना क्लियर है ना? चलो भी अच्छा, अब बात समझो इसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस क्या है भाई? सारे ही इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करा रहे हैं, पर इनमें कुछ तो डिफरेंस होगा। बिल्कुल डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर काम करता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो फर्स्ट बॉन्ड होता है ना उसके ऊपर काम करता है। रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर काम करता है। हाइपर कॉन्जुगेशन सिग्मा और पाई दोनों का कॉम्बिनेशन है ये, सेगमेंट पाई को। ठीक है, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ना, इंडक्टिव इफेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो सिग्मा बॉन्ड वाली डिस्प्लेसमेंट, सिग्मा बॉन्ड से डिस्प्लेसमेंट हो रही है। रेजोनेंस में जो हो रही है वो पाई से हो रही है। हाइपर कॉन्जुगेशन में दोनों का ही वो मिक्सचर है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? दोनों का मिक्सचर है। बताओ भी, इतना क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट चले। सर ये लास्ट बार रिपीट, क्या रिपीट करना है भाई? कॉन्जुगेट बॉन्ड सर ने बताया था, क्या रिपीट करना सर? प्लीज रिपीट वन। क्या बोल? देखो भी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट का मैंने आपको थोड़ा सा एग्जांपल बता दिया कि किस तरह इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है। जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ जाए या कोई और फैक्टर्स हो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाता है। ठीक है ना, हल्का सा वो जो ज्यादा पावरफुल होता है उसके पास वो चला जाता है। चलो, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट दो टाइप का होता है कि वो टेम्परेरी गया है या परमानेंट गया है। टेम्परेरी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। परमानेंट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परमानेंट में एक बार चला गया तो चला गया, मतलब डिस्प्लेस हो गया तो हो गया वो। ठीक है, इंडक्टिव, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन। इंडक्टिव में सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होता है, रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा और पाई दोनों पे ही होते हैं। ठीक है, बाकी सारी बातें साइड में नोट कर लेना। चले भी, चलो फिर फटाफट हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। आज हम इंडक्टिव इफेक्ट ही करेंगे। फटाफट हेडिंग डालो इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। देखो इंडक्टिव इफेक्ट हमने अभी बात की। इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, पहले समझो इसको इंडक्टिव इफेक्ट को। जैसे मान लो कि मेरे पास कार्बन की चेन है, जैसे कार्बन का हाइड्रोजन भी आएंगे यहाँ पे, आपने अभी में पढ़ा हुआ है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सारा कुछ आएगा। ठीक है, मैंने कोई एक यहाँ पे एक ग्रुप लगा दिया या कोई एक एटम लगा दिया। सर आप हाँ मेरे को नोट शेयर करने हैं भी। इस ग्रुप या एटम को बोलते हैं की ग्रुप या फिर की एटम। या तो अगर कोई सिंगल हुआ तो एटम होगा, अगर कोई वो है कंपाउंड से है, ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मैंने कोई एक्स लगा दिया। ठीक है, अब जो ये एक्स है ना, एक्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक्स क्या हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अगर एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेरे को ये बताओ कि ये कार्बन इससे इलेक्ट्रॉन लेगा या फिर एक्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा? बताओ भी, कौन अपने पास इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा? कौन पुल करेगा बताओ भी? एक्स करेगा या कार्बन करेगा? ऑब्वियसली एक्स करेगा, क्योंकि एक्स क्या हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिंपल सी बात है, वेरी गुड। अब अगर एक्स अपने पास इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन उसके पास आगे थोड़े से, जैसे इलेक्ट्रॉन उसके पास आए तो x के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? x के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। x के ऊपर क्या आएगा? भी नेगेटिव। और नेगेटिव कैसा नेगेटिव? पार्शियल नेगेटिव। कैसा आएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर x पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन में क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज।
अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सिर्फ एक कार्बन तक ही नहीं रहेगा, अगले कार्बन पे भी काम करेगा, उससे अगले कार्बन पे भी काम करेगा, बट इससे आगे काम ये नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर क्या ये सबका मैग्नीट्यूड सेम होगा? नहीं, सबका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होगा। तो मैं इसको मान लेता हूँ 1 2 और इसको मैंने मान लिया 3। ठीक है भाई, x अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो x के ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। अब ये नहीं है कि सिर्फ एक ही कार्बन तक लेगा, नहीं, अगले तक भी जाएगा, उससे नेक्स्ट तक भी जाएगा। कहां तक जाएगा? सिर्फ 3 कार्बन तक जाता है। ऐसा बोलते हैं एक्सपेरिमेंटली 4th कार्बन पे जाके ये नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब ना के बराबर ही लगा दो, पॉइंट समथिंग परसेंट लग गया, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। अब मेरे को बताओ जो मैग्नीट्यूड होगा, क्या पार्शियल 1 ज्यादा होगा, ये पार्शियल 2 ज्यादा होगा, पार्शियल 3 ज्यादा होगा, कौन ज्यादा होगा? बताओ मेरे को, 1 2 या 3? बिल्कुल सही, 1 बिल्कुल ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज है 1 पे ज्यादा होगा, देन 2 पे होगा, और देन क्या होगा? 3 पे होगा। 3 पे बहुत कम होता है, और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है जो आपका पार्शियल 4 होता है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा। मतलब ये कहां तक लगता है? सिर्फ 3 कार्बन तक काम करता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, 4 कार्बन पे जाके ये काम ही नहीं करेगा। हाँ, ये ध्रुव ने बहुत अच्छी बात बोली है कि जितना इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, उसका मैग्नीट्यूड इस नेगेटिव चार्ज के क्या होगा? इक्वल होगा। बिल्कुल इक्वल होगा, होगा या नहीं होगा? बिल्कुल इक्वल होगा नहीं? हाँ। अभी बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये बॉन्ड पे क्या बनाया है, ये मैंने बॉन्ड पे क्या बनाया है, मैंने दिखा रखे हैं इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट, कि x अपने पास खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, पुल कर रहा है, x इस कार्बन से ज्यादा करेगा, इस कार्बन से थोड़े कम करेगा, इस कार्बन से कम करेगा। तो मैंने देखो 3 दिखा दिया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 दिखा दिया। बताओ भी। हाँ, पॉजिटिव सेम ही है, नेगेटिव सेम ही है, और पॉजिटिव डिवाइड हो रहा है सब में। हाँ बिल्कुल सही। क्या इतनी बात क्लियर है भाई? इतनी बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? सिंपल है ये दो। हाँ, ये इंडक्टिव फैक्टर, बस अगर आपको ये समझ आ गया, समझो आपको इंडक्टिव फैक्टर समझ आ गया। मेरे को लग रहा था यार तुमने टॉपिक्स नहीं किए, पता नहीं कैसे समझ आएगा। चलो भाई, अब देखो, ये तो चलो मैंने एक चीज लगा दी कि जब मैंने एक एक्स ऐसा ग्रुप लगाया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था। अब अगर मैं कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दूं जो क्या हो? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। मान लो ये हमारा कार्बन है, और मैंने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया बाई, तो ये बाई है ना, इसको बोलते हैं की ग्रुप या की एटम। की ग्रुप या फिर की एटम। अब जो ये, हाँ बिल्कुल सही बात है, अगर ये की ग्रुप या की एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तब क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगी। बिल्कुल सही बात नमन, ये चीज क्या हो जाने वाली है? रिवर्स हो जाएगी। ये चीज रिवर्स कैसे होगी? रिवर्स ऐसे होगी कि अब कार्बन उससे लेगा, अब क्या होगा? कार्बन उससे लेगा। अब अगर कार्बन उससे लेगा तो वाई के ऊपर चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ मेरे को, वाई के ऊपर चार्ज क्या आने वाला है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने वाला है। बिल्कुल सही बात। और हाँ, इसका मतलब क्या आएगा? इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। तो मैं इसको 1 2 3 दिखा दूं। और अगेन आपको पता ही है कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? 1 का ज्यादा होगा, फिर 2 का होगा, और 3 का क्या होगा? सबसे कम होगा। जैसे यहाँ पे होने वाला है वैसे यहाँ पे होगा, उसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, तो ये आपका की ग्रुप लगा, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव लगा, इस तरह से ये हो गया। एक्सपेरिमेंटली 4 पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इंडक्टिव फैक्टर है। बताओ इतना समझ आया नहीं? यस और नो फटाफट स्माइली सेंड करो। समझ आ रहा है भाई? हाँ सर, व्हाट इज की ग्रुप या की एटम? अच्छा, ये की ग्रुप जो की एटम है ना, ये मैं बताऊंगा क्या होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं, कौन कौन से होंगे। अभी मैंने अभी आपको सिंपल बताया बस ये। हाँ, ये मैंने अज्यूम किया, अभी मैंने आपको, मैं अभी तो बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं। ठीक है,
चलो फिर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। डेफिनेशन लिखो, व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट। लिखो परमानेंट, पहले इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है ही है यार, इन तीनों का सम इसके इक्वल आने वाला है, इन तीनों का जो सम होगा वो उसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा दोनों, मतलब सम ऑफ मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, ठीक है। चलो भाई सबसे पहले लिखो इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन, लिखो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ, हाँ ये मैंने अज्यूम किया हर की तरफ, लिखो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, फटाफट लिखो भी, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ sigma electron due to difference in electronegativity along carbon chain is known as inductive effect. Along carbon chain is known as inductive effect. is known as inductive effect. लिख लिया भी सबने? Yes or no? चलो भाई, ये भी सबने नोट कर लिया होगा। चलो फिर नेक्स्ट लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट लिखोगे क्या लिखोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ या फीचर्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट या फिर इसको बोलते हैं आई इफेक्ट। देखो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट अभी हमें पता है, ऑपरेट ओनली ऑन सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ऑपरेट सिग्मा इलेक्ट्रॉन एंड कोवलेंट बॉन्ड। भाई ये सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर लगता है, आयनिक के ऊपर लगता है। सोचो कि आयनिक है, आयनिक के ऊपर इंडक्टिव नहीं बोलते आयनिक को, ठीक है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन पे लगेगा और कोवलेंट बॉन्ड पे लगेगा ये। तीसरी बात क्या है भी, ये आपका डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, डिस्टेंस मतलब 3 कार्बन तक काम कर रहा है, 4th कार्बन पे काम ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस के ऊपर क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। और क्या आएगा अभी, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डिक्रीज क्या लिखोगे, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। एंड आफ्टर 4 कार्बन, आफ्टर 4 लिखो, 3 लिखो, यहाँ पे 4 कार्बन में तो खत्म हो जाएगा, 3 कार्बन नेग्लिजिबल। 4 कार्बन पे मतलब 3 के बाद ये काम ही नहीं करता, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, उसके बाद ये काम ही नहीं करेगा बिल्कुल भी, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के ऊपर जिसके ऊपर क्वेश्चन आया है, देखो भाई इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ना, कार्बन की चेन पे हम बात करते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट किस पे बात करते हैं, कार्बन की चेन पे। अब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है, किसके साथ बॉन्ड बनाता है भी, कार्बन बॉन्ड बनाता है ज्यादातर हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर कार्बन और क्या हो, हाइड्रोजन हो। जो CH बॉन्ड है ना, CH बॉन्ड का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो 0 होता है। CH बॉन्ड का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है।
मतलब जो हमारा हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन को हम रेफरेंस में लेते हैं, हाइड्रोजन किसमें लेते हैं, रेफरेंस में लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस क्या है, रेफरेंस हमारा हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है हमारा, रेफरेंस है। अभी रिपीट कर देता हूँ, पहले इतना नोट करो फटाफट। बताओ भी इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है तो बताओ। सेकंड पॉइंट में क्या, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये मैंने बता दिया। और कोवलेंट बॉन्ड, देखो बॉन्ड जो होता है ना हमारे कई टाइप के होते हैं बॉन्ड, ये अभी मैं बता देता हूँ, लास्ट वाला पॉइंट बता देता हूँ। जो हमारे बॉन्ड होते हैं ना वो कई टाइप के बॉन्ड होते हैं, जैसे हमारा आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। मेजर तो हम दो ही बॉन्ड की बात करते हैं। अभी बता देता हूँ फिफ्थ पॉइंट भी, जो ये लगेगा सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड पे लगेगा, आयनिक बॉन्ड के ऊपर ये एप्लीकेबल ही नहीं होता भाई, ठीक है, ये बात थी। अब फिफ्थ देखो होता क्या है ना, देखो जो हमने लिया है कार्बन हाइड्रोजन, भाई कार्बन हाइड्रोजन का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या है, 0 है। कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसका इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, मतलब उसको हमने रेफरेंस माना हुआ है, उसको हमने क्या माना हुआ, रेफरेंस माना हुआ है। अगर कोई और एटम आया जो इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है तो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कार्बन खींच लेगा। अगर कोई एक ऐसा आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर ले तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जो ये बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड रेफरेंस है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड रेफरेंस है। रेफरेंस से ज्यादा कोई खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, रेफरेंस से कम कोई खींचेगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन को जो देगा वो। सर जैसे ओ को हम नंबर लाइन पे, हाँ हाँ हाँ, जैसे बिल्कुल सही बात है। जैसे आप इंटीजर, वैसे चलो वो दिखाते हैं अलग बात है। जैसे आप इंटीजर वाला लाइन ड्रॉ करते हो तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। तो जो 0 के इधर होगा, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या होंगे, सारे प्लस में आएंगे। इधर होएगा तो वो क्या आएंगे, सारे नेगेटिव आएंगे। सेम वैसे ही यही है, ये क्या हमारा कार्बन हाइड्रोजन है, ये क्या हमारा कार्बन हाइड्रोजन, ये रेफरेंस है ये हमारा। इस बॉन्ड के कंपैरिजन में हम बातें करेंगे सारी की सारी। इस बॉन्ड पे हम क्या बात करेंगे, इस बॉन्ड पे ही वो बातें करेंगे। सर आयनिक बॉन्ड पे क्यों नहीं लगता, देखो आयनिक बॉन्ड कोई बॉन्ड थोड़ी ना है, वो तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। आयनिक बॉन्ड नाम का बॉन्ड है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसमें कोई वो नहीं होती, ठीक है। बताओ भी लास्ट पॉइंट किस किस को समझ आया। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, रेफरेंस है, रेफरेंस। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या, रेफरेंस है। अगर कोई उससे ज्यादा विड्रॉ करेगा, अगर कोई उससे ज्यादा विड्रॉ करेगा तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और अगर कोई उससे कम विड्रॉ तो होता है नहीं, तो देगा फिर वो, फिर कार्बन उससे ले लेगा तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो वो रेफरेंस है हमारा, वो रेफरेंस है। रेफरेंस से ऊपर भी कुछ होंगे एटम, रेफरेंस से नीचे भी कुछ होंगे, कौन से होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अभी। इसको स्टैंडर्ड मानना हुआ ना भी, आप कोई भी चीज को सोल्व करते हो, कुछ भी चीज आप थ्योरी किसी चीज को आप रेफरेंस लेते हो तो ये मानना हुआ, रेफरेंस माना। इसके कंपैरिजन में हम बातें करते हैं, कोई कंपैरिजन भी तो होना चाहिए, कोई पैरामीटर भी तो होने चाहिए। तो इसके पैरामीटर ये हमारा रेफरेंस हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम बातें करते हैं। हाँ भाई ठीक है। अच्छा चलो अभी नेक्स्ट लिखो फटाफट, जो इंपॉर्टेंट क्या है, नेक्स्ट लिखो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव है। जो हमारा इंडक्टिव है वो कितने टाइप का है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव फैक्टर। जो हमारा इंडक्टिव फैक्टर है वो कितने टाइप का होता है। देखो इंडक्टिव फैक्टर हमारा को दो टाइप का होता है, एक बोलेंगे हम उसको माइनस आई इफेक्ट, और उसको एक को बोलते हैं हम प्लस आई इफेक्ट। एक हो गया हमारा माइनस आई इफेक्ट और एक क्या हो गया हमारा प्लस आई इफेक्ट हो गया। माइनस आई प्लस आई, अब आप कैसे पहचानोगे माइनस आई प्लस आई, पहले इसको अपना नोट करो फिर मैं आपको बताता हूँ माइनस आई प्लस आई कैसे पहचानोगे आप। कर ले भी तो नोट, ठीक है। अच्छा देखो मैंने अभी आपको दो टाइप का कराया, एक तो दो ही टाइप का है। एक कोई ऐसा एक्स ग्रुप है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। एक कोई वाई ग्रुप मैंने वाई एटम लगाया था जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो कार्बन उससे ले रहा है, कार्बन उससे ले रहा है। अब यहाँ पे जो प्लस और माइनस है ना, आपने ध्यान रखना भी, जितने भी इफेक्ट आगे आएंगे तो सबके रूल बता रहा हूं। जो प्लस एंड माइनस आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू
चार्ज ऑन की ग्रुप या एटम। जो प्लस और माइनस आता है वो किसके अकॉर्डिंग आता है? की ग्रुप के अकॉर्डिंग आता है। की ग्रुप के अकॉर्डिंग का मतलब क्या है, इसको नोट मत करना, वैसे बता रहा हूँ। जैसे हमने अभी किया था, हमने एक ऐसा ग्रुप लगा दिया जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर चार्ज आया था पार्शियल नेगेटिव, तो इसके ऊपर क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब जो की ग्रुप है, की ग्रुप पे चार्ज क्या है? की ग्रुप पे चार्ज है नेगेटिव, तो ये क्या हुआ हमारा? माइनस आई इफेक्ट हुआ। क्या हुआ? ये माइनस आई इफेक्ट। तो सिंपल सा तरीका याद करने का है, प्लस और माइनस जो चार्ज होते हैं वो अकॉर्डिंग होते हैं की ग्रुप के अकॉर्डिंग होते हैं। की ग्रुप पे जो चार्ज वही इफेक्ट, बस सिंपल सी बात है ये। और प्लस आई ऐसा ग्रुप लगा है जिसके ऊपर क्या है? पार्शियल पॉजिटिव है, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव। अब देखो इसके ऊपर चार्ज कैसे है? पॉजिटिव आया, तो फिर ये क्या होगा हमारा? प्लस आई इफेक्ट होगा। बताओ ये बात समझ आई नहीं समझ आई? बिल्कुल सिंपल तरीका याद करने का। यस और नो फटाफट मेरे को स्माइली सेंड करो। बिल्कुल सिंपल शॉर्टकट टाइप से इस तरह से। ये बच्चे भूल जाते हैं, सर ये प्लस आई है माइनस आई। मैंने कहा याद क्यों रखते हो तुम? कह रहे सर हम याद रखना पड़ता है। मैंने कहा मत रखो याद, इस चीज को याद रख लो बस। जो जो की ग्रुप के ऊपर चार्ज आएगा वही इफेक्ट होगा। जो की ग्रुप के ऊपर चार्ज आएगा वही क्या होगा? वही हमारा इफेक्ट होगा। सिंपल सी बात है भाई ये। कितनी सिंपल बात, और क्या लोगे? सिंपल बात है ना भाई ये, सिंपल बात है बिल्कुल। ठीक है चलो फिर इसको नोट कर लिया सबने। ये हेडिंग डाल लो माइनस आई इफेक्ट, हेडिंग डाल लो माइनस आई इफेक्ट। चलो हेडिंग डालो माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। देखो जो माइनस आई इफेक्ट है आपका, उसके अंदर क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट मैंने अभी आपको बताया कि जो कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर कोई एक ऐसा एक ग्रुप लगा होगा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये चीज मैंने अभी आपको बताई है। 1 2 3 ठीक है। अब देखो जो ये एक्स ग्रुप है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसके ऊपर क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। उसी को हम क्या बोलते हैं? माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि के ग्रुप पे चार्ज क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है। सर लास्ट स्लाइड शो करना, लो भी फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो। चलो अब देखो जो माइनस आई इफेक्ट है उसका ऑर्डर क्या होगा? अब मेरे को एक सिंपल सी बात है, क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ऑर्डर बताना है। ऑर्डर आपके पास 3 ऑप्शन है, आपने इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। विदुर क्या समझ आया? विदुर बताओ। आपने इसको ऑर्डर में अरेंज करना है। एक मेरे पास कोई पॉजिटिव है, पॉजिटिवली चार्ज है, मतलब एक मेरे पास कोई केटायन है, एक मेरे पास एनायन है, एक मेरे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल कोई स्पीशीज कोई एटम हो सकता है ये। ठीक है। मेरे को ये बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन खींचेगा? ऑर्डर में अरेंज करो, ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा अपने पास? ऑर्डर में अरेंज करो। आंसर सही आ रहे हैं मेरे पास सबके? नहीं, ध्रुव का आंसर गलत है, वासु का सही है, पावनी का सही है। सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? बिल्कुल सही बात है, सबसे ज्यादा खींचेगा एनायन खींचेगा या कैटायन खींचेगा? बताओ। गलत है, लास्ट आप सारे गलत कर रहे हैं आंसर। हाँ कहीं पे सही है, कैटायन खींचेगा एनायन खींचेगा। अच्छा देखो भाई, मैं आपको ना एक तरह से इलेक्ट्रॉन मान लो कि हमारा खाना हो गया, इलेक्ट्रॉन हमको कुछ खाना, हम जा रहे हैं बाहर गए हैं, मैगडी घूमने गए हैं, तो ये खाना चाहिए। मेरे को ये बताओ अगर भूख लग रही है हमें, खाना तभी हमें तभी बर्गर तभी अच्छा लगेगा मैगडी का। अगर हमें भूख नहीं लग रही तो क्या हमें मैगडी का बर्गर अच्छा लगेगा? फिर तो चाहे मैगडी का खा लें, चाहे हम बर्गर किंग का खा लें, चाहे हम सबवे का खा लें, हमें अच्छा नहीं लगेगा। जब हमें भूख लगी होगी तब हमें सब कुछ अच्छा लगता है। तो वही बात है, भूख किसको लगे इनमें से? भूख ज्यादा किसको लगी? इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है ज्यादा? अच्छा नहीं, बस खा लेंगे हम। चलो भाई, चाहे हमें सर भूख लगी है चाहे नहीं लगी, हम बस खा लेंगे। अच्छा इनमें से इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास है? इलेक्ट्रॉन की कमी है केटायन के पास। तो फिर केटायन सबसे ज्यादा खींचेगा, केटायन सबसे ज्यादा लेगा। ठीक है। उसके बाद बताओ एनायन, पहले ये रजा हुआ है, ये तो बिल्कुल पूरा इसने ठूस ठूस के खाया हुआ है,
तो इसको क्या ही अच्छा लगेगा यार, चाहे हम इसको जो मर्जी, चाहे हम इसको रसमलाई क्यों ना ला के दे दें, इसको रसमलाई भी अच्छी नहीं लगने वाली। वैसे तो रसमलाई भूख में भी अच्छी लगती है। उसके बाद क्या आएगा, न्यूट्रल आएगा। और ये हमारी तरह इतने बेकार नहीं है कि हम पहले ही पेट भी भरा हुआ है और फिर भी हम और खाए जा रहे हैं और खाए जा रहे हैं, ओवर ईटिंग कर रहे हैं। ये लेगा ही नहीं, बस यही ऑर्डर रहने वाला है। ये हमारी तरह नहीं, हमने खा भी लिया टूस टूस के, फिर हम उसके बाद उसके बाद डेजर्ट भी खा रहे हैं, रसमलाई भी खा रहे हैं, रसगुल्ले भी खा रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, बात समझ आई है, ये चीज समझ आई है? नहीं नहीं टीशा, आप उसको गलत तरीके से ले रहे हो, अभी मैं बताऊंगा अभी आपको। सर हमको तो खाने के बाद भी खिला देना जो मर्जी, चलो ठीक है। सबसे ज्यादा केटाइन का होगा, फिर क्या होगा, न्यूट्रल का होगा। एनायन लेगा ही नहीं, एनायन ऑलरेडी रजा हुआ है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्यों खींचेगा, खींचेगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ आ गया? तो सबसे पहले ज्यादा केटाइन, केटाइन तो एक तरह से पागल होता है कि उसको बहुत भूख लगे, उसको बस इलेक्ट्रॉन मिल जाए कहीं से, और इतना स्ट्रांगली खींचेगा कि जिसके कुछ कह नहीं सकते आप। तो अब ये ऑर्डर बता रहा हूं मैं आपको, ये ऑर्डर मेरे को कल सबको याद होना चाहिए। ऑर्डर जो, ये ऑर्डर 2 ऑर्डर लिखवाऊंगा आज, मतलब ना लास्ट में ना आपको पास ना जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, लास्ट में सिर्फ 4 या 5 ऑर्डर में सिमट के रह जाएगा ये। मतलब जिसको 4-5 ऑर्डर आते याद है उसको तो ये चीज आती है, टॉपिक आता है। जिसको 4-5 ऑर्डर याद नहीं है उसको कुछ नहीं आता भाई। पता सबको है क्या होता है, बस ऑर्डर याद करना है भाई, ऑर्डर याद करना है। टीचर अभी आपका डाउट क्लियर होगा, 1 मिनट रुको बस। देखो भी सबसे ज्यादा जो होता है वो NF3 पॉजिटिव होता है। अब मैं आपको ऑर्डर लिखाऊंगा, इस ऑर्डर को याद रख लेना। NF3 पॉजिटिव मतलब नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, पागल है ये, पागल, बहुत स्ट्रांगली खींचेगा अपने पास ये। उसके बाद क्या आएगा भाई, NR3 पॉजिटिव, NR3 पॉजिटिव। भाई एक बच्चा बोल रहा है, एक दो बच्चे बोलते हैं कि सर जो केटाइन होते हैं, केटाइन क्या करते हैं, केटाइन डोनेट करते हैं, एनायन विड्रॉ करते हैं। ऐसा नहीं होता। देखो विड्रॉ करने के बाद एनायन चार्ज आता है, आप इस बात को समझो, ये ऑलरेडी है, ये पहले से ही है। जैसे अब मैंने बताया कि अब सर अभी कई बच्चे बोलेंगे जैसे HCl है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब आप लोगों सर ये एनायन है तो ये विड्रॉ कर रहा है, नहीं, विड्रॉ करने के बाद एनायन चार्ज आया, विड्रॉ करने के बाद इसके ऊपर चार्ज आया, दो बातें अलग अलग हैं। न्यूट्रल लगा है, विड्रॉ करने के बाद नेगेटिव चार्ज आया, एक बात, नेगेटिव का नेगेटिव ही लगा दिया, दूसरी बात, दो बातें अलग अलग हैं। इसका विड्रॉ करने के बाद नेगेटिव चार्ज आया, एक हमें कि पहले ही नेगेटिव लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देके ही उसको लगा रहे हैं यार। एक तो भाई न्यूट्रल था पहले, मतलब हमें ना ज्यादा भूख लगी थी ना ज्यादा हम रज हुए थे, हम न्यूट्रल थे, तो हमने खाना खाया, हम रज गए। एक है कि ऑलरेडी रजा हुआ है, ऑलरेडी रजा हुआ है तो क्या खाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा NF3 पॉजिटिव, फिर NR3 पॉजिटिव, फिर क्या आएगा, फिर आएगा आपके पास SR2 पॉजिटिव, फिर आएगा NH3 पॉजिटिव। तो सबसे पहले जो ज्यादा रहेंगे वो जो आपके केटाइन है, केटाइन वाले रहने वाले हैं, केटाइन वाले रहने वाले, ठीक है। केटाइन के बाद अब न्यूट्रल आता है, केटाइन के बाद क्या आएंगे, न्यूट्रल आएंगे। न्यूट्रल में भाई NO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई नहीं है, न्यूट्रल में NO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई है ही नहीं, इस बात को माइंड में बिठा लेना। NO2 से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई विड्रॉ नहीं करता। NO2 के बाद CN, CN के बाद SO3H, SO3H के बाद CHO, CHO के बाद COOH। आपको लगा ना मैं यहाँ पे बॉन्ड क्यों बना रहा हूँ, ये क्योंकि ये किसी ग्रुप के साथ हम लगाएंगे, इसको कार्बन की चेन के साथ लगाएंगे हम इसको, ठीक है। हाँ नमन बिल्कुल सही बोला है कि एनायन तो ना पहले से ही भरा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। केटायन इसको बहुत भूख लगी है तो ये बहुत स्ट्रांगली लेगा, सिंपल सी बात है। CN SO3H CHO, फिर क्या आएगा C डबल बॉन्ड OH आएंगे, फिर आएंगे हमारे हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है बात ये। फिर कौन आएगा भी, इसके बाद आएगा OR,
OH, OR OH, ठीक है। OR OH के बाद क्या आएगा? अच्छा देखो मेरे को एक बात बताओ कि जो ट्रिपल बॉन्ड होता है आपने हाइब्रिडाइजेशन वगैरह पढ़ी है? अभी नहीं पढ़ी होगी ना। चलो एक बात ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ पुल करता है, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर कौन आएगा यहाँ पे? NH2, NH2 के बाद आएगा आपके पास फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या होता है? C6H5, ये आपका फिनाइल ग्रुप है। और फिर आएगा आपके पास बस पे, ये आपका कंप्लीट ऑर्डर है। मतलब जिस बच्चे ने याद कर लिया है कंप्लीट ऑर्डर है, सो सिंपल ही है इसमें, मतलब एक दो बार पढ़ोगे करोगे रिवाइज करोगे याद हो जाएगा। और ये याद नहीं, कल तक ही आपको याद करना है। सर इतना बड़ा ऑर्डर देखो करवाने को होता ना, मैं आपको उसको शॉर्ट भी लिखवा सकता हूँ। मतलब शॉर्ट कैसे लिखवाऊंगा? मैं कुछ पॉइंट इसमें से मिसिंग कर दूंगा, मिस कर दूंगा वहां से, तो उसका क्या फायदा होने वाला है? बात समझ आई ना? अगर मैंने कुछ नहीं लिखवाए तो आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा ये कंप्लीट ऑर्डर इतना बड़ा। पर इतना बड़ा लिखवाने का ये कि सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो कब किसका कंपैरिजन आ जाए तो आपको नहीं पता, और इसलिए सारा ही याद रखना है, ठीक है। मान लो आपको कंपैरिजन दे देगा, तो कंपैरिजन तभी आप कर पाओगे जब आपको ये ऑर्डर याद है। ये फटाफट इसको नोट करो फटाफट, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ इसके बेस पे। फटाफट इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। टीशा आप क्या कह रहे हो? टीशा आप क्या क्वेश्चन कह रहे हो आप? टीशा दोबारा क्वेश्चन लिखो अपना। ये ऑर्डर है आपका -I ऑर्डर, -I ऑर्डर। सेकंड लास्ट क्या है? सेकंड लास्ट है C6H5 फिनाइल, C6H5। क्या समझ में आया बताओ टीशा? अब ये क्वेश्चन करो और इस ऑर्डर को साथ रखना, फिर आप बताना क्या है नहीं है। ऑर्डर समझना है। देखो जो केटायन वाले हैं ना, केटायन के पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, और ये जो नाइट्रोजन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप भी है और इसके पास कमी है। मतलब जो बंदा बहुत ज्यादा खाना खाता है उसी को तुम खाना नहीं दे रहे, और जब उसको खाना मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा नहीं खाएगा। तो वही इन केटायन के साथ है, ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखना पसंद करते हैं, पर हमने इन्हीं को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रखे, इन्हीं के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो क्या होगा? जब इनको खाना मिलेगा तो बहुत ज्यादा नहीं खाना खाएंगे ये। तो वही इन चारों के साथ है ये, और इसे ये बेचारे केटायन ही हैं। हाँ -I ऑर्डर है, ठीक है। चलो भी मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। अरेंज इन -I ऑर्डर, -I ऑर्डर में आपने इसको अरेंज करना है। अरेंज इन -I ऑर्डर, इसको आपने ऑर्डर के अंदर अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। NF3 में फ्लोरीन है वहां पे। चलो फटाफट 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन मेरे को फटाफट करके दिखाओ।
ABCD मान लेना, इनको ABCD मान लेना, ABCD ऐसे ABCD, उसको फिर आपने ऑर्डर में अरेंज करना है। फटाफट 2 मिनट है और 2 मिनट में फटाफट मेरे को करके दिखाओ। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो यार, इस तरह क्वेश्चन के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर ऑर्डर पता है तो समझो हमें क्वेश्चन हो जाएंगे, अगर ऑर्डर नहीं पता तो क्वेश्चन नहीं होंगे। सिंपल सा फैक्टर है भाई। दो मिनट फटाफट करके दिखाओ मेरे को। अच्छा टीशा बताओ, टीशा समझ आया था थोड़ा बहुत? टीशा देखो, अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो मेरे को क्लास के बाद कॉल करना, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले का ऑलरेडी सही है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट का क्या आएगा, पहले तो ऑलरेडी ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है, ये आ जाएगा। ठीक है, सेकंड में क्या आएगा, देखो ये जो की ग्रुप लगा, इस की ग्रुप को चेक करो। ये जो की ग्रुप है, ये की ग्रुप को चेक करो। अब ये आपका ए बी सी और डी, सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन है, सबसे ज्यादा कौन कर रहा है? हाँ, डी का सबसे ज्यादा आएगा, तो क्या आएगा इसका डी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना, इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम कौन है पहले, इंक्रीजिंग में करना है भी। सबसे कम किसका, सबसे कम बताओ मेरे को। हाँ बिल्कुल, ख्याति का आंसर बिल्कुल सही है, ए के बाद कौन आएगा, आएगा सी, सी के बाद बी, और बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ये आपका करेक्ट ऑर्डर। किन किन बच्चों का ठीक है ये बताओ मेरे को, हैंड रेस करो फटाफट। किस किस का ये ऑर्डर सही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर? ओके, काफी सारे बच्चों का ठीक है भैया। तो चलो अब ये बताओ, ये आपका ए बी सी डी, इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो। बताओ सबसे कम किसका है, आई थिंक बी आर वाले का रहने वाला है, तो ए का सबसे कम, उसमें से बताओ। उसके बाद बताओ, एसओ से ज्यादा होता है, सीएचओ से ज्यादा होता है, फिर क्या आएगा, सी आएगा, सी, सी के बाद फिर आएगा ए, तो सॉरी बी, बी, और बी के बाद क्या आएगा, डी आएगा। ये बताओ किस किस बच्चे का ठीक है। और अब ये करो भी, ये आपकी की ग्रुप है, की ग्रुप, की जो है वो ग्रुप भी हो सकता है, वो एटम भी हो सकता है। सर इतना बड़ा ऑर्डर लर्न करना है? हाँ यार देखो, बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। हाँ किरत, बिना लर्न करे ना काम नहीं चलने वाला, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो ये है, सबसे कम कौन सा है, सबसे कम है डबल बॉन्ड वाला, तो बी। बी के बाद फिर कौन आएगा, ये आएगा ट्रिपल बॉन्ड, सी, सी के बाद ए, और ए के बाद डी। बस ये चार, इस तरह से क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल भी बात सिंपल सी बात है अभी। सर वो ऑर्डर था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। इसके अंदर एक बात लिखना ना, ये चीज लिखना, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का ऑर्डर था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो उसका ऑर्डर था ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को हमने ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब NF3 पॉजिटिव सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगा, NR3 पॉजिटिव NF3 पॉजिटिव से थोड़ा सा कम विड्रॉ करेगा, ऐसे ही उसको ऑर्डर में अरेंज कर दिया लास्ट तक मैंने। बताओ भी क्या ये बात सही है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है बात। चलो फिर, अच्छा ये क्वेश्चन, इसमें चारों में से किसी को डाउट हो तो, चारों में से किसी को कोई डाउट है? सिंपल से क्वेश्चन है, ऑर्डर के बेस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं अभी, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट लिखो, प्लस आई इफेक्ट। नेक्स्ट लिखो प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट। अब देखो प्लस आई इफेक्ट के अंदर क्या है, प्लस आई इफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो आपका की ग्रुप है या की एटम है, जो आपका की ग्रुप है या फिर की क्या है, एटम है,
उसके ऊपर क्या चार्ज है, उसके ऊपर ये जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और कार्बन पे चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, सिर्फ हम प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा की ग्रुप है, की ग्रुप के ऊपर चार्ज कैसा आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। ये बात मैंने आपको बता दी। जो की ग्रुप के ऊपर चार्ज होगा वही क्या होगा, हमारे इफेक्ट का नाम होगा, प्लस और माइनस। ओके, चलो अब आपको वही मैं 3 ऑप्शन दे रहा हूं, आपने उसको ऑर्डर में अरेंज करना है। क्या अरेंज करना है ऑर्डर में आपने, एक आपके पास कैटायन है, एक आपके पास एनायन है, और एक आपके पास न्यूट्रल है। इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा देगा, बताओ मेरे को, कौन ज्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन कौन ज्यादा देगा। हाँ बिल्कुल सही, अब समझ आ रहा है ना सबको। हाँ, जिसके पास है वो ज्यादा देगा, वो सिंपल सी बात है। जिसके पास नहीं है तो वो ज्यादा कैसे दे सकता है। हाँ, तो ऑर्डर क्या आएगा, जिसके पास है, ऑलरेडी किसके पास है, एनायन के पास तो इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी के पास ज्यादा होना तो भी वो दे देता है, ठीक है। एनायन के बाद क्या आएगा फिर, न्यूट्रल। और कैटायन, यार उसके पास खुद नहीं है तो वो कैसे दे सकता है यार। और जिसके पास जो चीज है ही नहीं, जिसके पास खुद पे कमी है, तो वो दूसरे को चीज वो कैसे दे सकता है, दे ही नहीं सकता ना भाई वो। ठीक है, तो एनायन का ज्यादा होगा, न्यूट्रल का क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है। अब हमने उसको ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर देखो भी, जो इसका ऑर्डर होगा एनायन का ज्यादा होगा। अच्छा देखो, एनायन में ना हमारे पास, सर एक बार, एनायन में क्या होता है, एनायन में हमारे पास 4 ऑप्शन है। जैसे एनायन में आपके पास ये ऑप्शन, चलो मेरे को एक क्वेश्चन करके दिखाओ, देखते हैं कौन इसका आंसर सही करता है। देखते हैं, मैं 4 एनायन लिखूंगा, 4, चलो 4 में 3 लिख रहा हूं तुम्हारे लिए, चौथा मैं बता दूंगा। एक तो ये है आपके पास, तीन है भी ये, ए बी सी। मेरे को इसको बताओ कि कौन ज्यादा देगा, देखते हैं कौन सबसे सही बताता है भाई, देखते हैं कौन सही बताता है। मतलब ये है ए, ये है बी और ये है सी, सबसे ज्यादा कौन देगा, बस इससे आंसर निकल जाएगा। ए देगा या सी देगा, बस क्वेश्चन है ये हमारे पास, ए देगा या सी देगा, बस। कई बच्चे बोल रहे हैं सर ए देगा, कंफ्यूजन है इसमें। देखो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अच्छा मेरे को चलो एक बात बताओ, चलो जो भी ऑर्डर है, वैसे कईयों का सही भी आ रहा है, कईयों के ऑर्डर अच्छे आ रहे हैं, सही। मेरे को बताओ, एक तरफ कार्बन है, एक तरफ ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन तो दोनों के बीच में आने वाला है, वो हमें पता है अभी, या तो कार्बन या ऑक्सीजन, ठीक है। या तो ऑर्डर ऐसे जाएगा या ऑर्डर ऐसे जाएगा। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मेरे को ये बताओ, कार्बन या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब हमें पता है कि देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। मान लो यार कोई इंसान है जो जो चीजों को ना अपने पास रखता है, जो अपने पास लगा के रखता है, वो किसी को देता नहीं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख रहा है, वो किसी को देना पसंद नहीं करता। कार्बन ठीक है यार, ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, ठीक है। तो अब आप किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चीज आपको मिल सकती है, कार्बन से या ऑक्सीजन से, बताओ मेरे को, किससे एक्सपेक्ट करते हो आप। अब सबके सही आ रहे हैं कार्बन से। यार ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, तो उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको दे देगा, नहीं देगा भाई, कार्बन देगा। ये बताओ किसी को समझ आया, मेरे को फटाफट स्माइली सेंड करो, किस चीज को ये बात समझ आई है। सर हमारे पास कीबोर्ड है, स्माइली नहीं है अच्छा चलो भाई देखो एक बार यहाँ पे, अरे अरे अरे, हाँ ए हो, ठीक है। तो ऑर्डर क्या आएगा, सबसे पहले नेगेटिव में CH2 नेगेटिव, फिर NH नेगेटिव, फिर क्या आएगा, O नेगेटिव आएगा। एक और नेगेटिव में होता है, इसलिए मैंने वो लिखा था क्योंकि तुम्हें अभी उसका आइडिया नहीं होगा, एसिटेट आयन, CO नेगेटिव। ये 4 नेगेटिव वाले याद कर लो, आपका नेगेटिव में काम चल जाएगा। बाकी मैंने बता दिया इसको किस तरह से काम करता है। ये बहुत एक तरह से अपने पास रखता है इलेक्ट्रॉन को, तो देना पसंद नहीं करेगा, ये कोई बात नहीं यार, ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है।
चलो ये तो आगे नेगेटिव वाले, अब न्यूट्रल वाले आएंगे। न्यूट्रल वालों में क्या होता है, ये भी आपका ये क्वाaternary कार्बन आएगा यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं इस 4 कार्बन की बात करूं, ये आएगा। देन क्या आएगा आपके पास, 2 कार्बन का CH2 CH3। देन आपके पास क्या आएगा यहाँ पे, CH3 आएगा। देन क्या आएगा आपके पास, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। ये ऑर्डर है, इसको नोट करो। ऑर्डर को मैं समझाऊंगा, इस वाले ऑर्डर को, इसको एक बार नोट करो, पहले समझाता हूँ मैं पहले, नोट करो। पहले इसको फटाफट नोट करो भी। अच्छा टाइम कितना हो गया, टाइम बताते रहना मेरे को टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं होएगा। किस टाइम तक क्लास है अभी ये, 15 तक है ना क्लास है, और ये तो 6 मिनट रह गए। फटाफट इसको नोट करो, फटाफट इसको, मैंने तो क्वेश्चन भी देने हैं। हाँ ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का ऑर्डर है ये, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ, फटाफट नोट करो, फिर मैंने आपको क्वेश्चन में देने हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मतलब EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। हाँ स्क्रीनशॉट ले लो इसको फटाफट, ठीक है। मैं आपको एक दो चीज आपको बता रहा था, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन मेरे को करके दिखाओ। 2 मिनट में क्वेश्चन करके दिखाना है मेरे को। ये आपने इसको अरेंज करना है प्लस आई इफेक्ट में, प्लस आई इफेक्ट में आपने इसको अरेंज करना है। आपने इसको अरेंज करना है प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर में। दो 3 क्वेश्चन है, फटाफट मेरे को 3 क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट। देखो 3 क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, ये बताएं आपने पढ़े हुए नहीं पढ़े। आपके पास एक हाइड्रोजन है, आपको पता है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, 3 आइसोटोप्स हैं, ठीक है। आपने इसको अरेंज करना है ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मेरे को बताओ इनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ कई बच्चे सही बता रहे हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है इनमें तीनों में से, देन ड्यूटेरियम, देन ट्रिटियम। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा देखो ऐसा इसलिए हुआ, देखो भी ये ऐसा इसलिए हुआ, देखो आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 2, ट्रिटियम का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 3। और आपको पता है कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर, इसको बात ध्यान सुनना भी, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, ट्रिटियम के न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। अब मेरे को ये बताओ बड़ा न्यूक्लियस किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा या ट्रिटियम का होगा, बड़ा किसका होगा, बड़ा ट्रिटियम का बड़ा होगा। ट्रिटियम का क्या होगा, ट्रिटियम का न्यूक्लियस बड़ा होगा, ठीक है। हाँ हाइड्रोजन का क्या होगा, छोटा होगा।
अब देखो हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है वो छोटा है, तो छोटा है ना, उसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। चार्ज डेंसिटी क्या कंसेप्ट आएगा, जैसे ये है अभी आपके पास, एक ये छोटा है ये बड़े वाला है, ठीक है, ये छोटा है ये क्या है बड़ा है, दोनों पे ना चार्ज सेम है, दोनों पे चार्ज क्या, दोनों पे चार्ज सेम है। अगर मैं इसके इतने से एरिया में चार्ज निकालूं और इसके इतने से एरिया में चार्ज निकालूं, बताओ ए और बी में चार्ज किस पे ज्यादा आएगा, ए पे ज्यादा होगा बी में ज्यादा होगा, दोनों में चार्ज वैसे सेम है, ऑब्वियसली ए पे क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसकी मतलब चार्ज डेंसिटी ना ज्यादा है, चार्ज डेंसिटी क्या होता है, एक यूनिट जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज, ठीक है, चार्ज डेंसिटी होगी, तो इसमें चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। अगर इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा है ना, तो इसकी विड्रॉइंग पावर भी क्या है, ज्यादा है, इसकी विड्रॉइंग पावर क्या है, ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, ज्यादा विड्रॉ करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव होगा। बस ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, जितना बड़ा साइज होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, ठीक है। बताओ सिंपल है बात ये, यस और नो फटाफट बताओ मेरे को, किस किस को समझ आया बात ये। अब जैसे फ्लोरीन है या क्लोरीन है, फिर फ्लोरीन छोटा सा, क्लोरीन कितना बड़ा, तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ना, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपनी तरफ खींचता है, वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, अब तो आपने कर लिया होगा इसको ऑर्डर में, ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। प्लस आई मतलब डोनेटिंग इफेक्ट, डोनेट कौन करेगा भाई, हाइड्रोजन तो विड्रॉ करता है, अच्छा हाइड्रोजन अच्छा क्या करता है, विड्रॉ करता है, तो डोनेट कौन अच्छा करेगा, Sp3 करेगा। बताओ किस किस बच्चे ने फर्स्ट ऑर्डर किया है, किस किस बच्चे ने फर्स्ट का आंसर यही किया, बताओ मेरे को, हैंड रेज करो फटाफट, किस किस का आंसर यही है। हाँ देखो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो डोनेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी, डोनेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो डोनेटिंग पावर क्या होगी, कम होगी, डोनेटिंग पावर क्या होगी इसकी, कम होगी, ठीक है। अच्छा इसका तो मैंने बता रखा है, किसकी डोनेटिंग पावर ज्यादा होगी, ट्रिटियम ड्यूटेरियम। इसके अंदर बताओ भी, देखो सब में ना चार चार कार्बन है, चार कार्बन चार कार्बन चार कार्बन चार कार्बन, तो इस चार चार कार्बन में क्या कंसेप्ट लगता है, चार चार कार्बन में कंसेप्ट लगता है, कंसेप्ट क्या है, जो आपका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट उतना ज्यादा होगा जितनी ब्रांचिंग ज्यादा होंगी, जितनी ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। बस ये गोल्डन रूल है कार्बन के लिए, जितनी ब्रांचिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। इसमें भी चार 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 का, पर ब्रांचिंग इसके अंदर सबसे ज्यादा है, तो फिर क्या ऑर्डर आएगा, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, ए का सबसे ज्यादा, देन अच्छा बी और सी में बताओ मेरे को किसका ज्यादा होगा, बी में और सी में किसका ज्यादा होगा, ए में तो ब्रांचिंग ज्यादा है, बी में और सी में बताओ। हाँ बिल्कुल सही बात है, सी में, क्योंकि सी ना देखो जो ग्रुप यहाँ पे लगेगा उसी के साथ लगा हुआ है, उसी के साथ लगा हुआ है, जो ग्रुप यहाँ पे लगेगा उससे दूर लगा हुआ है, तो डोनेट ही नहीं कर पाएगा अच्छे से भाई, अच्छे से डोनेट ही नहीं कर पाएगा यहाँ पे, तो सी का होगा, देन बी का और फिर डी का होगा। समझ रहे हो ना बात को, देखो यहां पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो ये इसको देगा और ये आगे दे देगा, ऐसे तो हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, मान लो ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है और ये आगे दे रहा है, ऐसे ये इसको देगा, ये आगे देगा, तो आगे तो कम देगा ना भाई ये, ऐसे ये ग्रुप इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो कम दे रहा है, ज्यादा नहीं दे रहा। ये सबसे पास लगा होता है, ये ज्यादा देगा, जो जितना पास होता है उतना ज्यादा वो डोनेट करता है, उतना ज्यादा वो विड्रॉ भी करता है, वही कंसेप्ट है डिस्टेंस वाला, सेम कंसेप्ट है डिस्टेंस वाला। बताओ किस चीज को समझ आया ये ऑर्डर, बताओ मेरे को फटाफट, यस और नो। समझ आ गया भी, देखो वैसे मैंने आपको क्वेश्चन देने थे,
अच्छा देखो नेक्स्ट क्लास बताओ मेरे को किस टाइम है नेक्स्ट क्लास? क्या मैं 2-3 मिनट और ले सकता हूँ? मेरे को क्वेश्चन देने थे, क्वेश्चन तो मैं सेंड भी कर दूंगा आपको। सिर्फ 2-3 मिनट लेने हैं मैंने, 2-3 मिनट। क्वेश्चन मैं आपको ग्रुप में सेंड करूंगा, सिर्फ एक कंसेप्ट लिख लो लास्ट रूल, गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री। भाई ये ऐसा रूल है, तभी मैंने इसका नाम गोल्डन रूल रख दिया। इसके बिना केमिस्ट्री में ना, मतलब सिंपल सा रूल है ये, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा 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 इंपॉर्टेंट है। गोल्डन रूल केमिस्ट्री का क्या बोलता है? गोल्डन रूल केमिस्ट्री का ये बोलता है, देखो भाई सिंपल सी बात है, टीशा मेरे को आप कॉल करना है इसके बाद, ठीक है? गोल्डन रूल केमिस्ट्री क्या बोलता है? सिंपल सी बात है यार, देखो ये ना ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, ये हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं। मान लें किसी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो उसको इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके इलेक्ट्रॉन कम भी करते हैं। तो ये कहते हैं कि हम सारों ना मिलकर रहना चाहिए, सबको मिलकर रहना चाहिए, सबको बराबर इक्विवेलेंट मानते हैं। ये नहीं होना चाहिए किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है ना, ये कहते हैं कि सभी इक्विवेलेंट होने चाहिए, सभी एक जैसे होने चाहिए। तो सभी एक जैसे होने का मतलब क्या है? अगर किसी के पास, देखो बात समझना, अगर किसी के पास चार्ज ज्यादा है, मानो किसी के पास नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है, और कोई एक ऐसा ग्रुप लगा दिया मैंने, वो उसका नेगेटिव चार्ज कम कर रहा है, तो उसको स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? बताओ मेरे को फटाफट, स्टेबल करेगा या अनस्टेबल करेगा? स्टेबल करेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इक्विवेलेंट तो तभी होगा ना। हाँ स्टेबल करेगा। अच्छा कोई एक ऐसा भी है, ऐसा ऐसा एटम है बेचारा जिसके पास ना चार्ज नहीं है, तो कोई एक ऐसा ग्रुप आ जाता है जो उसको चार्ज दे देता है, तो उसको क्या करेगा? वो स्टेबल करेगा। क्या करेगा उसको? वो स्टेबल करेगा। तो यही रूल बोलता है उसका, केमिस्ट्री का सिंपल सा रूल है, गोल्डन रूल। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है कि किसी के पास ना ऑलरेडी चार्ज है बहुत ज्यादा, और वो लगा दो वो उसको और चार्ज प्रोवाइड करा रहा है, तो उसको स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा? बताओ। अनस्टेबल करेगा। हाँ, या ऐसे भी हो सकता है किसी के पास चार्ज है ही नहीं और फिर भी उसका कोई चार्ज और ले रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको, बेचारा कोई गरीब है, बेचारा साइड में बैठा हुआ भीख मांग रहा है, कई लोग क्या करें उसी में से पैसा उठा के जा रहे हैं अब यार बेचारे के थोड़े बहुत पैसे उसको मिले हैं और उसी में से जो पैसे उसको मिले हैं ना वही उठा लिए, तो यार क्या हो गया? वो चीज अनस्टेबल ही होगी ना वो चीज, अब उसको देने की बजाय उससे ले रहे हो। तो वही सिंपल से कंसेप्ट है यार ये, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज लिखना, अगर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो गई, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है? फैलेंगे, किसी के पास ज्यादा है तो फैल जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स ज्यादा हो रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यस और नो बताओ मेरे को। मतलब अगर कोई अपना चार्ज डिस्पर्स कर रहा है, इंक्रीज मत लिखो यहाँ पे, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी तुम्हें। इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रहे हैं बस, इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स का मतलब इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फैल रहे हैं तो स्टेबिलिटी उसकी बढ़ रही है। अगर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या चार्ज लिख लो इसको, एक्यूमुलेट हो रहा है, एक्यूमुलेट का मतलब क्या होगा? इकट्ठा हो रहा है, मतलब पहले चार्ज है और चार्ज दे रहे हो और चार्ज दे जा रहे हो, एक्यूमुलेट हो रहा है चार्ज, एक जगह इकट्ठा हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यस और नो बताओ जी, जिसको समझ आए। गोल्डन रूल, ये गोल्डन रूल है भाई ये, किस चीज को समझ आया? हैंड रेस करो फटाफट। समझ आ गया? बस लास्ट एक बात मैंने आपको बताने, लास्ट बात, फिर बंद करते हैं, मीटिंग एंड करते हैं, टाटा बाय बाय, खत्म करते हैं इसको। लास्ट बात, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है, भाई ऑलरेडी है उसके पास, ऑलरेडी है उसके पास, और मैंने उस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, विड्रॉ करेगा, तो उसको स्टेबल करेगा अनस्टेबल करेगा? बताओ मेरे को फटाफट, स्टेबल या अनस्टेबल? हाँ स्टेबल करेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के। इसकी बेस पे ही चार रूल आए हैं। दूसरा रूल, अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है
और हम उसकी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन ज्यादा स्टेबल करेगा? पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन देंगे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। बस ये गोल्डन रूल केमिस्ट्री का इतना ही है। जिसको समझ आ गया क्वेश्चन भेजूंगा और मैं ये बता रहा हूँ कि वो बच्चा क्वेश्चन कर लेगा, ज्यादा नहीं 5-10 क्वेश्चन भेजूंगा मैं और ग्रुप में सेंड कर दूंगा मैं आपको, वो बच्चा 10 क्वेश्चन कर लेगा डेफिनेटली, जिसको गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री समझ आ गया। मतलब ये ऐसा रूल है ना, पूरी जीओसी पूरी ऑर्गेनिक पता नहीं कहाँ यूज होता है ये, तभी मैंने इसका नाम रखा है गोल्डन रूल ऑफ केमिस्ट्री। समझ आ गया ना भाई? जिसको नहीं भी समझ आया मेरे को कॉल करना, कॉल में मैं उसको थोड़ा बता दूंगा, ठीक है। किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो हमें उसको नेगेटिव चार्ज को कम करना है, तो विड्रॉइंग ग्रुप लगाना है। अगर डोनेटिंग लगा देंगे तो इनवर्सली हो जाएगी स्टेबिलिटी। किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है, हमें उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने हैं ताकि उसका पॉजिटिव चार्ज कम हो जाए। हर कोई ना न्यूट्रल की तरफ जाना चाहता है, हर कोई कहां जाना चाहता है? न्यूट्रल की तरफ जाना चाहता है। न्यूट्रल स्टेबल है, न्यूट्रल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो जो नेगेटिव है, नायन है, वो भी न्यूट्रल को अप्रोच करना चाहते हैं, जो कैटायन है वो भी न्यूट्रल को अप्रोच करना चाहते हैं। तो जो न्यूट्रल की तरफ अप्रोच करेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। बस सिंपल सा रूल है। टाटा बाय बाय, खत्म, मीटिंग एंड कर रहा हूं मैं। करो नोट करो इसको, फिर तुम्हारी नेक्स्ट क्लास भी है, चलते हैं फिर। डन, चलो भी, थैंक यू सो मच। कल करेंगे इसको आगे। जिसको नहीं समझ आया एक बार मेरे को कॉल कर लेना, फिर मैं मंडे क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन होगी। अभी तुम्हारी एक दिन ऑनलाइन ही रहेगी 11th की, फिर तुम्हें ऑफलाइन बुलाएंगे। चलो बाकी जो डाउट्स है कल क्लियर करेंगे।